सीडीएस 1 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 457 वैकेंसीज जो कि लगभग सिमिलर हैं सीडीएस 1 2024 और सीडीएस 2 2024 के साथ। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, कब ये एग्जाम होगा, प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है, और उसके अलावा में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ट्रेनिंग जो है कितने समय की रहती है, प्रमोशंस कैसे रहती हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्रीफ सेशन रहेगा बट इंपॉर्टेंट जानकारी सारी आपको मिल जाएगी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली बार ही एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जो की टेक अवेज हैं वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीडीएस 1 2024 और सीडीएस 2 2024 की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग सिमिलर हैं, तो ये सबसे पहले अच्छी बात बताता है डिफेंस मिनिस्ट्री के पार्ट पर कि बहुत प्लानिंग के साथ रिक्रूटमेंट हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक साल बहुत ज्यादा कर ली फिर अगले साल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो सीडीएस 1 2024 और सीडीएस 1 2025 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब इवन जो कैटेगराइजेशन है वो भी सेम है। यहां पर 457 है और यहां पर सीडीएस 2 2024 में 459 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो लगभग सिमिलर है। और सीडीएस 1 2025 में भी 457 वैकेंसीज ही हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100, 32, 32, 275, 18, ये कैटेगराइजेशन भी सेम है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 वैकेंसीज हैं, 13 उसमें से एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए हैं, और इंडियन नेवल एकेडमी में 32 जिसमें 6 हैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, और जो है एयरफोर्स एकेडमी में कह लीजिए इंडियन एयरफोर्स में 32 वैकेंसीज हैं, और 3 जो है आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए होल्डर्स के लिए। ओटीए मेन के लिए जो है, जो कह लीजिए शॉर्ट सर्विस जो है कमीशन रहता है आपका, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, एसएससी मेन के लिए 275 वैकेंसीज और 18 जो है ओटीए वुमेन के लिए। टोटल हो गई आपकी 457 वैकेंसीज। एज एलिजिबिलिटी, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, तो ये देख लेते हैं। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स born not earlier than 2nd January 2002 and not later than 1st January 2007। तो ये इसमें क्या है आपका, ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसके बीच में आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर मेरी एज मतलब एज डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूंगा या नहीं हूंगा, ये बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बहुत क्लियर है आईएमए में। ठीक है, ये इस एज ग्रुप में अगर आप हैं, 2nd जनवरी इंक्लूडेड है ये डेट। ठीक है, दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। इसके बीच में अगर आप कहीं फॉल करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो इंडियन नेवल एकेडमी है उसके लिए भी बिल्कुल सेम है, 2nd जनवरी 2002 नॉट लेटर देन 2007। जो ओटीए रहता है, ओटीए मेन और वुमेन, उसमें 1 साल का रिलैक्सेशन रहता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स बॉर्न 2nd जनवरी 2001 है। ठीक है, यहां पर 2002 की जगह 2001 है, तो ये एक कह सकते हैं थोड़ा रिलैक्सेशन है 1 साल का। और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 to 24 ईयर्स होता है, तो 2nd जनवरी 2002 से लेकर 1st जनवरी 2006 तक। ठीक है, अगर आपके पास डीजीसी है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इशू किया हुआ कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो आप जो है 2 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ओटीए वुमेन के लिए भी सेम है जो ओटीए मेन के लिए है, जो मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024 टिल 6 PM। प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू रहता है कि जी आज वेबसाइट डाउन है, बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं। ये डेट का प्लीज वेट मत कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा 25-26 तारीख तक का फॉर्म फिल कर दें। ओके, डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, 200 रुपए की ऑनलाइन फीस है, एक्सेप्ट फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स। तो उस केस में अगर आप फीमेल या SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जो नॉमिनल फीस है 200 रुपए, वो भी नहीं पे करना है। ओके, रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 पेपर होते हैं अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हैं। पहले होता है आपका सॉरी इंग्लिश का पेपर, फिर जीके, फिर मैथ्स का। 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, 100 नंबर का पेपर है। इंग्लिश और जीके में 120 क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है 0.83 मार्क्स का। ठीक है, और मैथ्स में रहते हैं 100 क्वेश्चंस, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया। तो और इसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत क्वेश्चन जो है या कह लीजिए गलत आंसर देते हैं।
अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस है। अगर मैं इंग्लिश और जीके के सिलेबस की बात करूं तो नोटिफिकेशन में एज सच सिलेबस मेंशन नहीं है, मतलब एक जनरल लिखा गया कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो ये ग्रेजुएट को होती है, इस तरह की बहुत स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज लिखी हुई है। बट हाँ, मैथ्स का सिलेबस जो है काफी डिटेल में मेंशन किया गया है। अब मैं अगर बात करूं जीएस की, तो जीएस में जो है आपको सारी चीजें मिलती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा करंट अफेयर्स, ठीक है। मैथ्स नहीं रहता है, मतलब मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अनलाइक सीएपीएफ में एक पूरा अराउंड 18-20 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। जीके में ये वाला पार्ट रहता है एक्सेप्ट मैथ्स, रीजनिंग। और इंग्लिश में जो है अगेन एंटोनिम, सिनोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, वो सारी चीजें रहती हैं। मैथ्स का सिलेबस जो है वो जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। और एक खास बात कि ये पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, अनलाइक एफकैट या कोस्ट गार्ड जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट का, वैसा नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम है, सीडीएस का और सीएपीएफ का, दोनों का ही एग्जाम जो है पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। 2-2 घंटे का है, सुबह 9 से 11 बजे, 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है, फिर 12 से 2 है, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, 3 से 5। अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम देने हैं, दैट इज आपका सुबह इंग्लिश का और फिर जीके का, मैथ्स का पेपर आपको नहीं देना है, ठीक है, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। और उसके बाद एसएसबी होता है, अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है। रिटर्न जो है एक जनरल पिछले 3-4 साल का अगर मैं डाटा देखूं तो अराउंड 19 to 20 टाइम्स का जो है रिटर्न क्लियर होता है। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसको आप 19 से 20 टाइम्स, जैसे अब 457 है, तो मोटा मोटा हम कहेंगे तो 8 से 8,500 तक जो है बच्चों का रिटर्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक एनालिसिस। और जो एसएसबी रहता है उसके मार्क्स भी सेम रहेंगे। अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हैं तो 200 नंबर, वो भी 200 नंबर, ठीक है। अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हैं तो 300 प्लस 300, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, रिकमेंडेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन और आपका जो एसएसबी का मार्क्स है दोनों कंबाइन हो जाएगा। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईएमए और ओटीए के लिए जो है डिग्री की जरूरत है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ठीक है, बहुत क्लियर है। तो इंजीनियरिंग डिग्री वाले ही आईएनए में जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 2 कंडीशन है। अगर आपका 12th में फिजिक्स और मैथ्स है, ठीक है जी, फिजिक्स और मैथ्स है आपके पास, और उसके बाद आपके पास कोई भी डिग्री है, ठीक है, कोई भी डिग्री है तो चलेगा, और या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री है फिर भी हो जाएगा। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बीएससी हैं या बीए किया है, पर 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स था, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो हाइट जो है इसमें भी काफी रिलैक्सेशन है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं थोड़ा सा सीएपीएफ के साथ, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के साथ, तो वहां पर जो हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर है, यहां पर 157 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर का गैप है, जो कि काफी अच्छा खासा गैप है। और अगर आप गोरखा हैं, गढ़वाल, कमायूं के रहने वाले हैं या नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, मतलब सर्टन जो है हिली एरियाज के लिए 152 सेंटीमीटर वहां पर हाइट का जो है रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट, मिनिमम हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, और अगेन गोरखास, नॉर्थ ईस्ट, गढ़वाल, कमायूं उसके लिए जो है अगेन हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। प्लीज फॉर्म फिल करने से पहले अगर आप इन एरिया से आते हैं थोड़ा सा डिटेल नोटिफिकेशन को देख लें, ठीक है, क्योंकि उसमें भी फर्दर जो है बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका विजन, ठीक है, अगेन बहुत डिटेल में चीजें लिखी गई हैं। और उसके बाद आपका है फिजिकल फिटनेस, जो कि एसएसबी में चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रेनिंग एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसकी जो ड्यूरेशन रहती है 18 महीने की रहती है, और ऑब्वियसली फोकस किस पे है, लीडरशिप पे, टैक्टिक्स पे, मिलिट्री टैक्टिक्स पे, वेपन ट्रेनिंग पे। वैसे अगर मोटा मोटा कहूं, कहा जाता है कि एक सिविलियन को फौजी बनने के लिए 3 मेन चीजें चाहिए होती हैं, वेपन की ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस जो कि पीटी के थ्रू आती है, और ड्रिल, ठीक है, डिसिप्लिन। तो ये 3 चीजें जो हैं एक सिविलियन को फौजी बनाती हैं, मोटा मोटा ये 3 चीजें। ऑब्वियसली उसमें और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन। इंडियन नेवल एकेडमी में 44 वीक्स
ऑफ नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, उसके बाद एडिशनल ट्रेनिंग है, फिर जो है जाकर आप सब लेफ्टिनेंट बनते हैं इंडियन नेवी में, विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। ओके, नेक्स्ट आता है एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो 74 वीक्स ऑफ फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, जो कि मोटा मोटा बनता है 1 साल 5 महीने, और ग्राउंड ट्रेनिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। एज अ फ्लाइंग ऑफिसर जो है आप कमीशन होते हैं, ठीक है जी। और ओटीए के लिए जो है मेन एंड वुमेन, जो आपका ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का वो है 49 वीक्स का, तो 1 साल से थोड़ा कम है। मिलिट्री स्किल्स, लीडरशिप, फिजिकल फिटनेस, इस पे फोकस है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एज ए लेफ्टिनेंट, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो 56,100 जो है स्टार्टिंग के है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब ये नोटिफिकेशन आया है, तो अभी है डीए कितना, 53%। तो अगर आप इसका 53% करेंगे, डीए जो है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं हम, और तो 80,000, 15,500 मिलिट्री सर्विस पे, तो यही जो है 95,000 लगभग बन गया है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बहुत सारे अलाउंसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग। तो मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूं कि इवन आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस 90,000 टू 1 लाख जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आफ्टर कमीशनिंग, ठीक है। ओके, सो इसके बाद करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो 2 साल के बाद, आर्मी की बात करें तो स्टार्टिंग लेफ्टिनेंट, 2 साल के बाद कैप्टन, और 6 साल के बाद टोटल, मतलब कमीशन के बाद 6 साल के बाद मेजर, और 13 साल के बाद आप हो जाएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद जो है आपको सिलेक्शन बोर्ड बैठेंगे, ठीक है। फर्दर मतलब 2 साल एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद, या टोटल 15 साल की सर्विस के बाद जो है आप कर्नल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज टाइम स्केल में जो है आपको 26 साल के बाद कर्नल का रैंक मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये है कुल मिला के प्रमोशन का ब्रॉडली सिनेरियो, और ऑब्वियसली उसके बाद कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। तो वो जो है कहानी रहती है, और बेनिफिट पर्क्स बहुत सारे हैं, ठीक है जी। नो नीड टू से कि अकोमोडेशन है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, लीव, ट्रेवल अलाउंस, ठीक है। दुनिया भर के अलाउंसेस जो है आपको यहां पर मिलते हैं। टर्म्स ऑफ सर्विस की बात करें तो परमानेंट कमीशन में सर्विस अंटिल रिटायरमेंट एज, ठीक है। तो ये सिलेक्ट ब्रांचेस में के लिए अवेलेबल है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में इनिशियली 10 साल है, विच मे बी एक्सटेंडेड टू बाय 4 इयर्स, तो 14 साल की सर्विस जो है मैक्सिमम रहती है। ऑफिसर्स में भी पोस्टेड एनीवेयर, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी है, कहीं पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। और की टेकअवेज ये है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, और रिटन एग्जामिनेशन है, फिर एसएसबी है, फिर आपके मेडिकल टेस्ट हैं। उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। आप देख सकते हैं 450 प्लस 450 900, फिर एफकेट का 2 बार एग्जाम होता है, एफकेट 1, एफकेट 2, फिर कोस्ट गार्ड का। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक है, मतलब अब किसी स्टूडेंट ने, जब मैंने कोस्ट गार्ड का वीडियो बनाया तो उसने कहा कि सर 140 ही वैकेंसीज है 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 2 सीडीएस की, 2 एफकेट, कोस्ट गार्ड, सीएपीएफ, ठीक है, ये सारी वैकेंसीज को मिला लें तो इट इज मोर देन 1700 लगभग वैकेंसीज बनती हैं, अगर मैं 2024 की बात करूं, ठीक है। तो ये आई थिंक एज एन ऑफिसर, ठीक है, डिसेंट नंबर, ठीक है, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, ठीक है। वर्दी आपका सपना है। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको समझ आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर कोई भी डाउट है आपका फर्दर किसी चीज को लेकर, तो वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं। डिटेल्ड कोर्सेज 4 महीने बचे हैं प्रिपरेशन के लिए। डिटेल्ड कोर्स अगर आप बहुत अच्छे से जनरल स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सीडीएस 1 2025 के लिए, या सीडीएस 2 2025 के लिए, या इवन सीडीएस 1 2026 के लिए अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, तो टीम निष्ठा पर जाकर आप डिटेल्ड कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने बहुत बेसिक से चीजों को डिस्कस किया है, जनरल स्टडीज को और इंग्लिश को, ठीक है। मैथ्स का कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, जीएस और आपका इंग्लिश के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं, कंबाइंड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।